हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ। पहले मैं 20 प्रैक्टिस आप लोगों को दे चुकी हूँ, लेकिन अब मैं जो प्रश्न लेकर आई हूँ वो टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है और इसमें आवास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी शामिल किए हैं, लेकिन टॉपिक वाइज में करवा रही हूँ। ये आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। पहला जो टॉपिक था परिवार, इससे संबंधित 50 प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ। दूसरा टॉपिक था भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इससे संबंधित 50 प्रश्न मैंने करवाए हैं। और आज का जो टॉपिक है वह है आवास, तो इससे संबंधित मैं 70 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है, अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए भारत के किस क्षेत्र में घर मिट्टी की मोटी दीवारों और कटीली झाड़ियों की छतों से बनाए जाते हैं? पहला है लद्दाख, दूसरा असम, तीसरा राजस्थान और चौथा कश्मीर। तो अत्यधिक गर्मी होती है भारत के राजस्थान राज्य में। अब यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जो घर बनाए जाते हैं उनकी दीवारें मिट्टी की होती हैं और मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, ताकि जो सूर्य की गर्मी है वो अंदर ना आए। और जो छतें होती हैं वह कटीली झाड़ियों की होती हैं। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का छोटा तिब्बत शीत मरुस्थल कहा जाता है, और यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो 2 मंजिला बनाए जाते हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। यहाँ पर सर्दी बहुत होती है, और जो निचली मंजिल होती है उसमें जरूरी सामान रखा जाता है और जानवरों को रखा जाता है। और जब बहुत अधिक सर्दी होती है तो घर के सदस्य भी निचली मंजिल पर रहने के लिए आ जाते हैं। असम में जो घर बनाए जाते हैं, असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, मजबूत बांस के खंभों पर, क्योंकि असम में बारिश बहुत होती है। और कश्मीर में तैरते हुए मकान बनाए जाते हैं। और भी मकान बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तैरते हुए ही बनाए जाएं। जो डोंगा होते हैं, तैरते हुए जो घर होते हैं उन्हें डोंगा कहा जाता है। तो ये साथ में इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पक्षी अपने अंडों को शिकारियों से बचाने के लिए कैक्टस के पौधे या मेहंदी की बाड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है? पहला है गौरैया, दूसरा है शकरखोरा, तीसरा है फाख्ता और चौथा है बसंत गौरी। तो जो फाख्ता होता है ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की बाड़ में अपना घोंसला बनाता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेह और लद्दाख में घर पत्थर के 2 मंजिला क्यों बनाए जाते हैं और निचली मंजिल पर कोई खिड़की क्यों नहीं होती? पहला है मेहमानों के स्वागत के लिए, दूसरा है हवा के वेंटिलेशन के लिए, तीसरा है जानवरों को रखने और आवश्यक सामान के भंडारण के लिए, और चौथा है केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए। अब लेह लद्दाख जो है ठंडा मरुस्थल है। यहाँ सर्दियों में तापमान शून्य से बहुत नीचे चला जाता है। ठंड से बचने के लिए घरों की दीवारें पत्थरों को गारे और चूने से पोत कर बनाई जाती हैं। निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं रखी जाती, ताकि बर्फीली हवाएं अंदर ना आए। और सर्दियों में पूरा परिवार जानवरों के साथ इसी मंजिल पर रहता है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा, जानवरों को रखने के लिए और जरूरी सामान को रखने के लिए। और जब बहुत अधिक सर्दी होती है तो घर के सदस्य भी यहीं पर रहने के लिए आ जाते हैं। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजबूत खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने बांस के घर किस पूर्वोत्तर राज्य की विशेषता है? पहला है मेघालय, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है असम। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर घर असम में बनाए जाते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये टॉपिक जो है वह आवास है, तो घरों से संबंधित विशेषताएं आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी झाड़ी पर 2 पत्तों को आपस में सिलकर अपने घोंसले के लिए एक पॉकेट बनाने के लिए अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच का उपयोग करता है? पहला है कलचिड़ी, दूसरा है दर्जन चिड़िया, तीसरा है शकरखोरा और चौथा है कौवा। तो जो टेलर बर्ड होती है, दर्जन चिड़िया जैसे कहते हैं, ये पत्तों को आपस में सिल के थैली जैसी बना लेती है और यही उसका घोंसला होता है, उसी में अंडे देती है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, दर्जन चिड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से जमे हुए बर्फ के टुकड़ों से बने गुंबद के आकार के घरों को इग्लू कहा जाता है। पारंपरिक रूप से कौन सी जनजाति इसका निर्माण करती है? पहला है भील, दूसरा है गोंड, तीसरा है एस्किमो और चौथा है संथाली। तो ध्रुवीय और अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों जैसे अलास्का, ग्रीनलैंड में रहने वाली एस्किमो जनजाति बर्फ के ब्लॉक को आपस में जोड़कर अर्धगोलाकार घर बनाती है, जिसे इग्लू कहा जाता है। बर्फ की 2 परतों के बीच फंसी हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिससे अंदर का वातावरण गर्म रहता है। तो ये जो जनजाति है उसका नाम है एस्किमो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पक्षी एक जटिल खूबसूरती से लटका हुआ घोंसला बुनता है
जहां मादा पक्षी सभी घोंसलों का निरीक्षण करती है और अंडे देने के लिए सबसे अच्छा घोंसला चुनती है। पहला है नर बुनकर पक्षी, दूसरा है कौआ, तीसरा है कठफोड़वा और चौथा है कबूतर। तो ये पक्षी होता है वीवर, नर बुनकर पक्षी जिसे हिंदी में कहा जाता है। जब भी आपको हिंदी समझ में ना आए तो आप एग्जाम में इंग्लिश जरूर पढ़ लीजिएगा। तो जो वीवर होता है, ये जो नर होता है ये कई घोंसले बनाता है, मादा उनमें से पसंद करती है, जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देने का ये चयन करती है। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। खतमबंद नामक सुंदर लकड़ी की नक्काशी वाला हाउस बोट भारत के किस जलाशय में पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है? पहला है चिल्का झील, दूसरा है बुलर और डल झील, तीसरा है सांभर झील और चौथा है वेम्बनाड झील। तो कश्मीर के श्रीनगर में डल झील और झेलम नदी में तैरते हुए सुंदर घर पाए जाते हैं, जिन्हें हाउस बोट कहते हैं। इनकी छतों पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। स्थानीय भाषा में इसे खतमबंद कहा जाता है। यह डिजाइन जिग्सा पहेली जैसा दिखता है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह होगा बी विकल्प, बुलर और डल झील। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पक्षी अपना घोंसला खुद नहीं बनाता और इसके बजाय चुपके से कौवे के घोंसले में अपने अंडे देता है? पहला है कोयल, दूसरा गौरैया, तीसरा मैना और चौथा बुलबुल। तो कोयल एक ऐसा पक्षी है, बहुत ही चालाक पक्षी है। ये अपना घोंसला नहीं बनाता, ये कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे देता है और कौवा बेचारा अपने अंडों के साथ इसके अंडों की भी देखभाल करता है। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा कोयल। ये कभी भी घोंसला नहीं बनाती है, तो ये आपको याद रखना है। और सीटेट में तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो मनाली जैसे ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से किन सामग्रियों का उपयोग करके घर बनाए जाते हैं? पहला है केवल बांस और घास, दूसरा है पत्थर और लकड़ी, तीसरा है मिट्टी और कटीली झाड़ियां और चौथा है केवल बर्फ के ब्लॉक। तो मनाली में पत्थर और लकड़ी का उपयोग करके घर बनाए जाते हैं। मनाली जो है पहाड़ी इलाका है और बर्फबारी और बारिश यहाँ दोनों होती हैं, इसलिए यहाँ के घर पत्थरों और मजबूत देवदार या चीड़ की लकड़ी से बनाए जाते हैं और इनकी छतें जो हैं ढालू होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है ताकि बर्फ और पानी जो है आसानी से नीचे गिर सके। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी पक्षी प्रजाति पुरानी दीवारों में अपना घोंसला बनाती है और इंसानी बस्तियों के आसपास लगातार चहचहाती है? पहला है शक्करखोरा, दूसरा है कबूतर, तीसरा है गिद्ध और चौथा है चील। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है कबूतर। कबूतर जो है पुराने जो घर होते हैं अक्सर वहीं पर अपना घोंसला बनाता है और चहचहाता तो नहीं है, गुटुरगुम करता है। तो यहाँ ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जानवर बिल नामक आवास में रहता है, जिसे वह शिकारियों और विषम मौसम से सुरक्षित रहने के लिए जमीन के नीचे खोदता है? पहला है शेर, दूसरा है खरगोश, तीसरा है घोड़ा और चौथा है गाय। तो इसमें जो उत्तर होगा वह है आपका खरगोश। खरगोश जो है सुरंग या गहरी मांद खोद कर रहते हैं, जिसे बिल कहा जाता है। यह आश्रय उन्हें तेज धूप और शिकारियों से भी बचाता है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा खरगोश। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाए जाने वाले घास फूस की छत वाले पारंपरिक गोलाकार मिट्टी के घर को क्या कहा जाता है? पहला है इग्लू, दूसरा है भूंगा, तीसरा है डोंगा और चौथा है टेंट। तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप और चक्रवात का खतरा हमेशा रहता है, इसलिए वहाँ के स्थानीय लोग मिट्टी से गोल आकार के घर बनाते हैं, जिन्हें भूंगा कहा जाता है। गोल आकार के होने के कारण ये घर भूकंप झटकों को आसानी से झेल लेते हैं और ढहते नहीं हैं। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा भूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, लद्दाख की खानाबदोश चांगपा जनजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले याक के बालों की बुनी हुई पट्टियों से बने टेंट को क्या कहा जाता है? पहला है डोंगा, दूसरा है रेबो, तीसरा है लेखा और चौथा है कारवा। तो लद्दाख के पहाड़ों पर रहने वाली चांगपा जनजाति एक जगह नहीं टिकती है, वे अपनी बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। वे रहने के लिए बड़े त्रिकोणीय टेंट का उपयोग करते हैं, जिन्हें रेबो कहा जाता है। ये टेंट याक के बालों से बने होते हैं और बहुत गर्म और मजबूत होते हैं। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा रेबो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांगपा जनजाति के आश्रय के संदर्भ में लेखा शब्द क्या है? पहला है इंसानों के रहने का टेंट, दूसरा है पत्थरों से बनी भेड़ों और बकरियों के रखने की जगह, दूसरा है उनके हथियारों का गोदाम और चौथा है एक प्रकार का पवित्र कपड़ा।
तो चांगपा जनजाति के पास पश्मीना बकरियां और भेड़ें होती हैं। जो पश्मीना शॉल होती है वह बकरियों के बाल से ही बनाई जाती है। अब इसमें पूछा गया है कि जो लेखा शब्द का क्या आश्रय है। तो रेबो टेंट के बिल्कुल पास ही पत्थर और गारे की दीवार बनाकर एक बड़ा बाड़ा बनाया जाता है जिसे लेखा कहते हैं, और इसमें पशुओं को कड़ाके की ठंड से सुरक्षित रखा जाता है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, पत्थरों से बनी भेड़ों और बकरियों को रखने की जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी छोटे पेड़ों या झाड़ियों की शाखाओं से अपना घोंसला लटकाता है जो बाल, घास, सूखी टहनियों और कपड़ों के टुकड़ों से बना होता है। पहला है कौआ, दूसरा है शकरखोरा, तीसरा है कलचिड़ी और चौथा है कबूतर। तो जो शकरखोरा होता है ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी से लटकता हुआ घोंसला बनाता है, और इसके जो घोंसले होते हैं इनमें बारीक घास, सूखे पत्ते, रोई पेड़ की छाल, टुकड़े, मकड़ी के जाले, ये सब कुछ होता है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, शकरखोरा। देखिए, लटकता हुआ घोंसला बीवर भी बनाता है, लालटेन की तरीके से लटकता हुआ बनाता है, लेकिन वह किसी बड़े पेड़ पर बनाता है, और शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी पर बनाता है। और जो दर्जन चिड़िया होती है, टेलर बर्ड, उसका घोंसला भी लटकता हुआ ही होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीति घाटी जैसे ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में बने समतल छत वाले पत्थर के घर को क्या कहते हैं? पहला है खत्मबंद, दूसरा है डोंगा, तीसरा है खांग और चौथा है इग्लू। तो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी और तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्रों में पत्थर और गारे से बने बहुमंजिला चौकोर घर होते हैं जिन्हें खांग कहते हैं। इनकी सतहें समतल होती हैं जिन पर गर्मियों में अनाज और सूखी सब्जियां सुखाई जाती हैं, तो इन्हें कहा जाता है खांग। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहियों पर बने घर जिन्हें आसानी से एक भौगोलिक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है? पहला है कारवां, दूसरा है हाउस बोट, तीसरा है हवेली और चौथा है बहुमंजिला इमारत। तो कारवां जो होता है पहियों पर चलता फिरता मकान होता है। इसमें रहने, सोने और खाना पकाने की सभी सुविधाएं अंदर ही मौजूद होती हैं। खानाबदोश लोग या जिप्सी जनजातियां इसका उपयोग एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए करते हैं। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा, कारवां। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पक्षी पेड़ों पर ऊंचे घोंसले बनाने के बजाय जमीन या सड़क के किनारे पत्थरों के बीच अपने अंडे देता है? पहला है कौआ, दूसरा कलचिड़ी, तीसरा दर्जन चिड़िया और चौथा है बया। तो जो कलचिड़ी होती है ये अपना घोंसला पेड़ों की ऊंची डालियों पर नहीं बल्कि सड़क के किनारे जो पत्थर पड़े रहते हैं उनके बीच में जो खाली स्थान बच जाता है वहीं पर ये अपना घोंसला बना लेती है, वहीं पर अंडे देती है। इसका घोंसला नाजुक टहनियों का होता है और वहीं पर ये अपने अंडे दे देती है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन जिसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंगा कश्मीर की नदियों और झीलों में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का तैरता हुआ घर है। यह इसका मुख्य कार्य क्या है? पहला है केवल मछली पकड़ने के लिए, दूसरा है स्थानीय लोगों के रहने के लिए बहुकमरे वाले घर के रूप में, तीसरा है अनाज के भंडारण के लिए और चौथा है वन्य जीवों पर नजर रखने के लिए। तो ये जो घर होता है डोंगा जिसे कहा जाता है, तो ये स्थानीय लोगों के रहने के लिए बहुकमरे वाले घर के रूप में प्रयोग होते हैं। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनमें एक ही कमरा होता है, इनमें कई कमरे होते हैं। तो श्रीनगर की झीलों में तैरने वाली सामान्य नावों को डोंगा कहा जाता है। हाउस बोट मुख्य रूप से पर्यटकों के लिए होती हैं जो महंगी होती हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं तो वहाँ के लोग अपने परिवारों को इसी में रखते हैं। अलग अलग कमरे होते हैं, रसोई घर भी होता है। तो अंतर याद रखिएगा डोंगा और हाउस बोट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बार आने वाले भूकंपों से बचने के लिए भारत के किस राज्य में लोग पारंपरिक रूप से भोंगा घरों में रहते हैं? तो अभी आपको इसका उत्तर मैंने बताया ही था। पहला है असम, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है राजस्थान। तो इसमें आपका जो उत्तर है वह है गुजरात। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा छोटा पक्षी लटकते हुए पाउच के आकार में अपना घोंसला बनाता है जो पूरी तरह से मकड़ी के जालों, इंसानी बालों और महीन घास से ढका होता है? पहला है गौरैया, दूसरा शक्करखोरा, तीसरा कलचड़ी और चौथा मैना। तो अभी आपको बताया था छोटे पेड़ से लटकता हुआ घोंसला शक्करखोरा का होता है, सनबर्ड का। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली लकड़ी की बालकनियों वाले पारंपरिक पत्थर और मिट्टी के वास्तुकला के घर को क्या कहते हैं?
पहला है कोटी बनाल, दूसरा है टेंट, तीसरा भोंगा और चौथा डोंगा। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र में 1000 साल पुरानी एक पारंपरिक वास्तुकला शैली पाई जाती है जिसे कोटी बनाल कहते हैं। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह पहला विकल्प हो जाएगा, कोटी बनाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की बकरवाल जनजाति जो ऊंचे पहाड़ों में बकरियों और भेड़ों को चराती है के आश्रय किस सामग्री से बने होते हैं? पहला है बर्फ के ब्लॉक, दूसरा है पत्थर और मिट्टी, तीसरा है बांस और कटीली झाड़ियां और चौथा है केवल कैनवास टेंट। तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में बकरवाल और गद्दी जनजातियां रहती हैं। ये सर्दियों और गर्मियों में प्रवास करती हैं। इनके घर पत्थरों और मिट्टी के गारों से जोड़कर समतल ढलानों पर बनाए जाते हैं ताकि कड़ाके की ठंड में पशुओं और खुद की रक्षा हो सके। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, पत्थर और मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पक्षी छोटी टहनियों का उपयोग करके एक साधारण घोंसला बनाता है जो इंसानी घरों की खिड़कियों, शीशे के पीछे या रोशनदानों में अंडा देता है? पहला है शक्करखोरा, दूसरा है गौरैया, तीसरा गिद्ध और चौथा है उल्लू। तो ये गौरैया पक्षी होता है। इसका घोंसला आप अपने घर में भी देख सकते हैं, रोशनदान के पास, शीशे के पीछे, ये कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल और तटीय गोवा जैसे क्षेत्रों में घरों की छतें बहुत तीव्र ढाल वाली क्यों होती हैं? पहला है बर्फबारी से बचने के लिए, दूसरा है अत्यधिक बारिश के पानी को आसानी से निकालने के लिए, तीसरा है सूर्य की सीधी रोशनी रोकने के लिए और चौथा है केवल पारंपरिक सुंदरता के लिए। तो आप लोगों को पता है ही कि जो केरल और तटीय राज्य हैं इनमें बारिश बहुत होती है, तो घर भी उसी प्रकार के बनाए जाते हैं। तो अत्यधिक बारिश और भारी बारिश के पानी को आसानी से निकालने के लिए बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के घरों की बाहरी दीवारों को गाय के गोबर से और मिट्टी से लीपने का मुख्य कारण क्या है? पहला है दीवारों को पूरी तरह से जलरोधी बनाने के लिए, दूसरा है मिट्टी को फटने से रोकने और कीड़ों को दूर रखने के लिए, तीसरा है घर को चमकीला दिखाने के लिए और चौथा है दीवारों की मोटाई बढ़ाने के लिए। तो जो घर होते हैं, कच्चे घर, उन्हें गाय के गोबर से लीपा जाता है ताकि जो मिट्टी है वो फटे ना और कीड़े जो हैं वो दूर रहें। फर्श भी लीपा जाता है, याद रखिएगा। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की मानव बस्ती में घर एक ही रास्ते, नदी के किनारे या रेलवे लाइन के साथ कतार में बने होते हैं? पहला है आयताकार बस्ती, दूसरा है रेखी बस्ती, तीसरा है गोलाकार बस्ती और चौथा है बिखरी हुई बस्ती। तो जब भूगोल में मानव बस्तियां किसी सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल पटरी या नदी के किनारे एक सीधी कतार में विकसित होती हैं तो उसे रेखीय बस्ती प्रतिरूप कहा जाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पक्षी अपने घोंसले को सुरक्षित करने के लिए पेड़ के तने या लकड़ी के खंभे के अंदर एक गहरे खोखले सुराख की तलाश करता है? पहला है दर्जन चिड़िया, दूसरा बसंत गौरी, तीसरा कलचिड़ी और चौथा है कौआ। तो वह होती है वसंत गौरी। बसंत गौरी पक्षी गर्मियों में टुक टुक की आवाज करता है। यह पेड़ के मोटे तने में अपनी मजबूत चोंच से गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देता है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, बसंत गौरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पक्षी अपने घोंसले को सुरक्षित करने के लिए, प्रश्न जो है रिपीट हो गया है, माफ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झीलों, तालाबों या गांव के केंद्रीय चौकों के आसपास आमतौर पर पाई जाने वाली गोलाकार विन्यास वाली बस्ती को क्या कहा जाता है? पहला है रेखी बस्ती, दूसरा है वृत्ताकार बस्ती, तीसरा है वर्गाकार बस्ती और चौथा है बिखरी हुई बस्ती। तो साफ तौर पर कहा गया है कि गोलाकार विन्यास वाली बस्ती है तो उसे क्या कहा जाएगा? वृत्ताकार बस्ती। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा पक्षी पेड़ की क्षैतिज शाखाओं या संरचनाओं पर मिट्टी, गोबर और गारे का उपयोग करके एक कठोर ओवन के आकार का घोंसला बनाता है? पहला है बया, दूसरा है ओवन बर्ड, तीसरा है शकरखोरा और चौथा है गौरैया। तो ओवन बर्ड अपने नाम के अनुरूप मिट्टी, गीली कीचड़ और पुआल को मिलाकर एक बहुत मजबूत घोंसला बनाता है जो दिखने में पारंपरिक तंदूर या ओवन जैसा भारी और पक्का होता है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की पारंपरिक कोटी बनाल वास्तुकला किस प्राकृतिक आपदा के खिलाफ अत्यधिक प्रतिरोधी है? पहला है बाढ़, दूसरा सूखा, तीसरा भूकंप और चौथा चक्रवात। तो ये भूकंप के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी ऊंचे अलग थलग पेड़ों या मरुस्थलीय चट्टानों के शीर्ष पर बड़ी शाखाओं और हड्डियों का उपयोग करके अपना घोंसला बनाता है? पहला है गिद्ध, दूसरा गौरैया, तीसरा शकरखोरा और चौथा कबूतर। तो यह होता है गिद्ध। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतारोहियों और ट्रैकर्स द्वारा तेज हवाओं और अत्यधिक ठंड से बचने के लिए किस प्रकार के अस्थायी आश्रय का उपयोग किया जाता है? पहला है डोंगा, दूसरा है
नायलॉन का टेंट, तीसरा है इग्लू और चौथा है कारवां। तो जो पर्वतारोही होते हैं और ट्रैकर्स होते हैं ये नायलॉन के टेंट का प्रयोग करते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इनकी जो दोहरी परतें होती हैं बर्फीली हवाओं को अंदर आने से रोकती हैं और इसे आसानी से समेट कर बैग में रखा भी जा सकता है। तो बी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, हम पानी की सतह पर आर्द्र भूमि के ऊपर लकड़ी या बांस के खंभों पर टिके स्टिल्ट हाउस मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मिलते हैं? पहला है शुष्क मरुस्थल, दूसरा है बाढ़ और प्रवण तटीय क्षेत्र, तीसरा है ठंडे पहाड़ी मरुस्थल और चौथा है घने बर्फानी क्षेत्र। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह होगा बी विकल्प, बाढ़ प्रवण और तटीय क्षेत्र में स्टिल्ट हाउस आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पक्षी अपने घोंसले के खोखले भाग से अपने आसपास की निगरानी करने के लिए अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है? पहला है मैना, दूसरा है उल्लू, तीसरा है कौवा और चौथा है कबूतर। तो जब 270 डिग्री बात घुमाने की आई है गर्दन को पीछे तक तो वह होता है उल्लू, और झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है मैना। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। इसमें पूछा गया है कि कितनी गर्दन जो है ज़्यादा भाग अपनी गर्दन का, यानी अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पीछे कौन घुमा सकता है? तो वह होता है उल्लू। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका की रेड इंडियन जनजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जानवरों की खाल से बने पारंपरिक अस्थायी आश्रय को क्या कहते हैं? पहला है इग्लू, दूसरा है टीपी, तीसरा है रेबू और चौथा है भुंगा। तो यह कहलाती है टीपी। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियंस बाइसन नामक जानवर की खाल और लंबे डंडों का उपयोग करके शंक्वाकार टेंट बनाते हैं जिन्हें टीपी कहा जाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, टीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पक्षी पुरानी परित्यक्त इमारतों, वेंटिलेशन सॉफ्ट और कारखानों के अंदर अपना घोंसला बनाता है और इसे अक्सर पंखों और धागों से सजाता है? पहला है कबूतर, दूसरा है दर्जन चिड़िया, तीसरा है शक्करखोरा और चौथा है कलचिड़ी। तो जब बात आ जाए कि पुरानी इमारतें, वेंटिलेशन सॉफ्ट और कारखानों के अंदर, तो ये कबूतर होता है, इसी जगह ये घोंसला बनाता है। जो फ्लैट वगैरह होते हैं उनमें जो ऐसा कोना होगा जहाँ कोई कम आता जाता होगा तो कबूतर का घोंसला आप वहां पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक संदर्भ में एक बिखरी हुई बस्ती का प्रतिरूप जहां घर एक दूसरे से बहुत दूर बने होते हैं क्या कहलाता है? पहला है सहंत बस्ती, दूसरा है प्रकीर्ण या बिखरी बस्ती, तीसरा है रेखी बस्ती और चौथा है नगरी बस्ती। तो ये कहलाती है प्रकीर्ण या बिखरी बस्ती। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनूठा पक्षी अपने घोंसले के निचले हिस्से को सुरक्षा और गर्माहट के लिए मुलायम ऊन और जानवरों के बाल और रुई से सजाता है? पहला है कलचिड़ी, दूसरा है कौवा, तीसरा चील और चौथा है कबूतर। तो कलचिड़ी जो है पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है, लेकिन नीचे की जो जमीन होती है वह ठंडी होती है, तो इस ठंडी जमीन से अपने आप को बचाने के लिए घोंसले की जो जमीन होती है, फर्श होता है, उसमें रुई, बाल और कोमल घास का प्रयोग करती है, गद्दे जैसा बना लेती है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान के पारंपरिक घर अक्सर हल्की लकड़ी और सरकने वाली कागज की दीवारों से बनाए जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? पहला है लकड़ी और कागज की प्रचुरता, दूसरा है बार बार आने वाले तीव्र भूकंपों के दौरान जान माल के नुकसान को कम करने, तीसरा है घर को पूरी तरह हवादार रखने और चौथा है आधुनिक वास्तुकला की नकल। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह बी विकल्प होगा। जापान में बार बार भूकंप आते हैं, तो बार बार आने वाले तीव्र भूकंपों के दौरान जान माल के नुकसान को कम करने के लिए। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा समुद्री जीव कैल्शियम कार्बोनेट से बना अपना सुरक्षात्मक कवच रूपी आश्रय खुद बनाता है जिसे वह कभी नहीं छोड़ता? पहला है ऑक्टोपस, दूसरा है घोंगा या शंख, तीसरा है जेलीफिश और चौथा है स्टारफिश। तो वह होता है घोंगा या शंख। इनका जो कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। और जब खतरा महसूस होता है तो ये पूरी तरीके से उसी में अंदर छिप जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निकायों या गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित शहरी बेघर लोगों के लिए आश्रय विकल्प को क्या कहते हैं? पहला है कारवां, दूसरा है रैन बसेरा या नाइट शेल्टर, तीसरा है डोंगा और चौथा है रिजॉर्ट। तो ये कहलाते हैं रैन बसेरा या नाइट शेल्टर। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौन सी पक्षी प्रजाति अपने आवास के आसपास देखने के लिए अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है? पहला है उल्लू, दूसरा मैना, तीसरा कौवा और चौथा गौरैया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो मैना होती है ये झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेह और ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तानों में बने घरों की छतें समतल होती हैं। गर्मियों के दौरान इन समतल छतों का प्राथमिक उपयोग क्या है? पहला है मेहमानों के बैठने के लिए, दूसरा है अनाज, फल और सब्जियों को सुखाने के लिए, तीसरा है वर्षा जल संचयन के लिए और चौथा है कपड़े धोने के लिए। तो गर्मियों के दौरान अनाज, फल और सब्जियों को सुखाने के लिए ये छतें जो होती हैं समतल बनाई जाती हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कीट मिट्टी और लार से बने बम्बी या टीले नामक अत्यधिक संगठित कॉलोनी आश्रय में रहता है? पहला है दीमक, दूसरा मकड़ी, तीसरा मधुमक्खी और चौथा है रेशम का कीड़ा। तो दीमक जो है ये एक सामाजिक कीट है। यह मिट्टी और लार को मिलाकर जमीन के ऊपर टीले जैसी जटिल संरचना बनाता है जिसे बम्बी या मैंड कहते हैं। इसके अंदर तापमान को नियंत्रित रखने की अद्भुत प्राकृतिक व्यवस्था होती है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा पहला विकल्प दीमक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी अफ्रीका में चरवाहा जनजातियों द्वारा बनाई जाने वाली शंखाकार छत वाली पारंपरिक गोल घास की झोपड़ी को क्या कहा जाता है? पहला है इग्लू, दूसरा क्रॉल, तीसरा टीपी और चौथा है भोंगा। तो ये कहा जाता है क्रॉल। पूर्वी अफ्रीका की मसाई चरवाहा जनजाति अपनी बस्तियों को कटीली झाड़ियों के घेरे से सुरक्षित करती है जिसे क्रॉल कहते हैं, और इसके अंदर मिट्टी तथा गाय के गोबर से बनी झोपड़ियों को मन यात्ता कहा जाता है। तो ये भी याद रखिए, बी विकल्प इसमें आपका। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा पक्षी बिना उचित घोंसला बुने चट्टानों के खोखले हिस्सों में या सीधे नदी के किनारों की नग्न बजरी पर अपने अंडे देता है? यानी कि घोंसला बनाता ही नहीं है, चट्टानों के खोखले हिस्सों में अंडे दे देता है या किसी नदी के किनारे जो बजरी होती है यानी कि जो कंकड़ पत्थर होते हैं उन पे अपने अंडे देता है। पहला विकल्प है टिटहरी, दूसरा है बया, तीसरा दर्जन चिड़िया और चौथा है शकरखोरा। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा टिटहरी। ये घोंसला नहीं बनाती, नदी के किनारे जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसी पर अपने अंडे दे देती है या चट्टानों के खोखले हिस्सों में। तो पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हरित इमारतें यानी ग्रीन बिल्डिंग्स या पर्यावरण अनुकूल घर अपने आश्रय की ऊर्जा दक्षता के लिए किस मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हैं? पहला है कृत्रिम एयर कंडीशनिंग, दूसरा है सौर ऊर्जा और प्राकृतिक वेंटिलेशन, तीसरा है अत्यधिक कंक्रीट का उपयोग और चौथा है पूरी तरह बंद शीशे की खिड़कियां। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक वेंटिलेशन। ग्रीन बिल्डिंग का मुख्य सिद्धांत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ऊर्जा की खपत को कम करना है। इसमें ऐसी खिड़कियां और डिजाइन बनाए जाते हैं जिससे दिन में प्राकृतिक रोशनी रहे और हवा का प्रवाह स्वतः हो और बिजली की कम से कम जरूरत पड़े। तो बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनूठा पक्षी 2 कक्षों वाला लटकता हुआ घोंसला बनाता है जिसमें नीचे से प्रवेश द्वार होता है ताकि उसके बच्चों की सांपों से रक्षा हो सके? पहला है दर्जन चिड़िया, दूसरा है बया या बुनकर पक्षी, तीसरा है शकरखोरा और चौथा है कलचिड़ी। तो लालटेन की तरीके से लटकता हुआ घोंसला बया के द्वारा बनाया जाता है। वीवर भी इसे ही कहते हैं, बुनकर पक्षी भी कहते हैं। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राचीन भारतीय क्षेत्रीय वास्तुकला में दक्षिण भारत विशेषकर केरल और तमिलनाडु में पाए जाने वाले पारंपरिक आंगन वाले घर को क्या कहते हैं? पहला है हवेली, दूसरा है नालू केट्टू, तीसरा है भुंगा और चौथा है खांग। तो नालू केट्टू कहते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। नालू केट्टू केरल की एक पारंपरिक वास्तुकला शैली है। यह 4 कोनों वाला एक बड़ा घर होता है जिसमें केंद्र में एक खुला चौकोर आंगन होता है। यह डिजाइन भारी मानसून बारिश और उमस भरी गर्मी में घर को ठंडा और हवादार बनाए रखने में मदद करता है। तो बी विकल्प उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने बच्चों को पालने के लिए हवा के बुलबुलों और रेशमी धागों से पानी के अंदर एक अनोखा आश्रय बनाता है? पहला है कछुआ, दूसरा है डाइविंग बेल स्पाइडर, तीसरा है ऑक्टोपस और चौथा है केकड़ा। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प, डाइविंग बेल स्पाइडर, जल मकड़ी जिसे कहते हैं। बी विकल्प उत्तर है। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी मकड़ी है जो अपना पूरा जीवन पानी के अंदर बिताती है। यह पानी के पौधों के बीच रेशम का जाल बुनती है और सतह से हवा लाकर उसे जाल के नीचे एक बुलबुले के रूप में इकट्ठा करती है जो एक घंटी की तरह दिखता है। इसी डाइविंग बेल आश्रय में यह सांस लेती है और अंडे देती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइबेरिया टुंड्रा में रेंडियर पालने वाली
नेनेट्स जनजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले जानवर की खाल या कैनवास से बने अस्थायी पोर्टेबल आश्रय को क्या कहते हैं? पहला है इग्लू, दूसरा है चूमा, तीसरा है रेबो और चौथा है टीपे। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है आपका चूमा। चुम भी इसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, साइबेरिया के अत्यधिक ठंडे टुंड्रा भाग में रहने वाली नेनेट्स जनजाति याक या रेंडियर की खाल को लकड़ी के खंभों पर लपेटकर शंक्वाकार टेंट बनाती है, जिसे चूमा या चुम कहा जाता है। यह दिखने में रेड इंडियंस के टीपी टेंट जैसा ही होता है। तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी नदियों के सीधे मिट्टी के किनारों के अंदर 3 से 4 फीट गहरी एक लंबी क्षैतिज सुरंग खोदकर अपना घोंसला बनाता है? पहला है किंगफिशर, दूसरा बसंत गौरी, तीसरा कबूतर और चौथा मैना। तो यह होता है किंगफिशर। ये पेड़ों पर घोंसला नहीं बनाता, बल्कि नदियों के किनारे जो मिट्टी होती है उसमें बिल जैसा बना लेता है, सुरंग जैसी, और उसी सुरंगनुमा बिल में ये अंडे देता है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी मानव बस्तियों के संदर्भ में उस नियोजित शहर या मोहल्ले को क्या कहा जाता है जहां घर सुनियोजित तरीके से एक साझा सार्वजनिक सुविधा के चारों ओर बनाए जाते हैं? पहला है अनियोजित बस्ती, दूसरा है केंद्रक या संहत बस्ती, तीसरा है रेखी बस्ती और चौथा है बिखरी हुई बस्ती। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्तनधारी जीव को प्रकृति का इंजीनियर कहा जाता है, क्योंकि यह अपने रहने के लिए नदियों में लकड़ी के जटिल बांध और गुंबददार लॉज बनाता है? पहला है ऊद बिलाव, दूसरा है बीवर, तीसरा गिलहरी और चौथा खरगोश। तो इस प्रश्न में आपका जो उत्तर होगा वह होगा बी विकल्प। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये पक्षी बीवर नहीं है, ये बीवर जीव की बात हो रही है जो एक स्तनधारी होता है, और ये चूहे जैसा दिखता है, बड़ा जीव है जो अपनी मजबूत कुतरने वाली चोंच से पेड़ों को काटकर नदियों के बहते पानी में लकड़ी का बांध बना देता है। इसके बाद वह पानी के बीचों बीच लकड़ी और मिट्टी से सुरक्षित एक गुंबद आकार का घर बनाता है, जिसका प्रवेश द्वार पानी के नीचे गुप्त रूप से होता है। तो ये पक्षी नहीं है, याद रखिएगा, ये चूहे जैसा बड़ा जीव है, स्तनधारी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के उच्च ऊंचाई वाले जनपदीय क्षेत्रों जैसे किन्नौर में पाई जाने वाली स्लेट की छत वाले पारंपरिक पत्थर के घर को क्या कहा जाता है? पहला है काठकुनी मकान, दूसरा है भुंगा, तीसरा है डोंगा और चौथा है इग्लू। तो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली काठकुनी एक पारंपरिक निर्माण शैली है। इसमें बिना सीमेंट या गारे के केवल लकड़ी के कड़ियों और पत्थरों को एक के ऊपर एक इंटरलॉक करके दीवारें बनाई जाती हैं। यह शैली अत्यधिक भूकंप रोधी होती है। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पक्षी ऊंची चट्टानों या बिजली के खंभों पर सूखी लकड़ियों या एक बहुत बड़ा फैला हुआ घोंसला बनाता है और हर साल उसी में और टहनियां जोड़कर पुनः प्रयोग करता है? पहला है गौरैया, दूसरा है चील, तीसरा है दर्जन चिड़िया और चौथा है कोयल। तो जब बात आ जाए पुनः प्रयोग करने की तो आप याद रखेंगे चील। चील जो है अपने घोंसले को बार बार प्रयोग करती है और पुराने घोंसले में ही थोड़ा बहुत सुधार कर लेती है और उसी में अपने अंडे देती रहती है और ऊंची जगह पर ये बनाती है घोंसला, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, कश्मीर की डल झील में हाउस बोट के साथ पाए जाने वाले तैरते हुए बगीचे जिनका उपयोग सब्जियां उगाने के लिए किया जाता है, स्थानीय रूप से क्या कहलाते हैं? पहला है रेबो, दूसरा है राड या तैरती हुई भूमि, तीसरा है लेखा और चौथा है भुंगा। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर होगा राड या तैरती हुई भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा सामाजिक कीट पेड़ की शाखाओं या घरों की छतों से लटकता हुआ कागज जैसा एक बड़ा जटिल घोंसला बनाता है जिसे वह अपनी लार के साथ लकड़ी को चबा कर तैयार करता है? पहला है मधुमक्खी, दूसरा है ततैया या बर्र, तीसरा है रेशम का कीड़ा और चौथा है चींटी। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह होगा बी विकल्प ततैया या बर्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बार अत्यधिक बर्फबारी और जमा देने वाली ठंड वाले क्षेत्रों में घरों की छतें बहुत तीव्र ढाल वाली क्यों बनाई जाती हैं? पहला है सूर्य के प्रकाश को रोकने के लिए, दूसरा है बर्फ को छत पर जमा होने से रोकने के लिए, तीसरा है
घर के अंदर हवा का दबाव बढ़ाने के लिए, और चौथा है केवल सजावट के लिए। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा बी विकल्प होगा। मैंने आधा ही पढ़ पाया था। पूरा जो है बर्फ को छत पर जमा होने से रोकने और उसे आसानी से नीचे गिराने के लिए। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि प्रश्नों की संख्या मैं बढ़ाऊंगी, तो जो 2 वीडियो पहले आ चुके हैं उसमें मैंने 50-50 प्रश्न लिए थे और आज मैं 70 प्रश्न लेकर आई हूँ। तो बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग मेरा थोड़ा-सा सपोर्ट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनूठा पक्षी अपनी चिपचिपी लार का उपयोग करके घोंसला बनाता है, जो हवा के संपर्क में आने पर कड़ा हो जाता है और गुफा की दीवारों पर एक छोटे ब्रैकेट जैसी संरचना बना लेता है? पहला है स्विफ्ट लेट, दूसरा है कलचिड़ी, तीसरा है शकरखुरा और चौथा है फाख्ता। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह होगा पहला विकल्प स्विफ्ट लेट यानी कि अबाबिल। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। गुफाओं में रहने वाली एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट अबाबिल की एक प्रजाति है। पूरी तरह से अपनी लार से घोंसला बनाती है। हवा लगते ही यह लार सफ़ेद कड़े गोंद जैसी हो जाती है। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में इस पक्षी के घोंसले से बर्ड्स नेस्ट सूप बनाया जाता है, जो बहुत महंगा बिकता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीति घाटी के, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो स्पीति घाटी के ठंडे मरुस्थल में कृषि उत्पादों को सुखाने के लिए उपयोग किए जाने वाले समतल छत वाले पारंपरिक बहुमंजिला पत्थर के घर को क्या कहते हैं? ये प्रश्न आ चुका है। पहला है खांग, दूसरा टीपी, तीसरा भूंगा और चौथा डोंगा। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर होगा खांग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छिपकली या सरीसृप कोई घोंसला या आश्रय नहीं बनाती, इसके बजाय गहरी दीवारों की दरारों में शीत निद्रा की स्थिति में सर्दियों का समय बिताती है? पहला है मगरमच्छ, दूसरा है घरेलू छिपकली, तीसरा है कछुआ और चौथा है गिरगिट। तो ये घरेलू छिपकली होती है जो सर्दियों के मौसम में नहीं दिखाई देती है और गर्मियों में फिर से दिखाई देने लगती है। ये शीत रक्त वाला जीव है। यह अपने शरीर का तापमान खुद नियंत्रित नहीं कर सकती, इसलिए सर्दियों में कड़ाकों की ठंड से बचने के लिए यह कोई घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि दीवारों की गहरी गर्म दरारों या अलमारियों के पीछे छिपकर पूरी सर्दी सोती रहती है, जिसे शीत निद्रा कहा जाता है। तभी तो छिपकली सर्दियों में नहीं दिखाई देती। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खानाबदोश चरवाहों द्वारा किस प्रकार के अस्थायी आश्रय का उपयोग किया जाता है, जिसे ऊँटों पर जल्दी से पैक किया जाता है? पहला है इग्लू, दूसरा है कपड़े का तंबू, तीसरा है हाउस बोट और चौथा है भूंगा। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा आपका बी विकल्प, कपड़े का तंबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान जैसे गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में कौन सा पक्षी कटीले कैक्टस के मोटे तने के अंदर एक सुरक्षित घोंसला बनाता है? पहला है मरुस्थलीय कठफोड़वा, दूसरा है कौवा, तीसरा बया और चौथा है राजहंस। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह पहला विकल्प होगा, मरुस्थलीय कठफोड़वा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक मिट्टी के अनाज भंडारण के अंदर अक्सर नीम की पत्तियों की एक परत क्यों रखी जाती है? पहला है अनाज का रंग बदलने के लिए, दूसरा है अनाज को कीड़ों और फंगस से सुरक्षित रखने के लिए, तीसरा है बर्तन को ठंडा रखने के लिए और चौथा है अनाज का वजन बढ़ाने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज जब रखा जाता है तो नीम की पत्तियों की परत बिछा दी जाती है, अनाज को कीड़ों और फंगस से सुरक्षित रखने के लिए। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा जलीय स्तनधारी जीव पानी की सतह पर तैरते हुए सोता है और अपने आश्रय स्थान से दूर बहने से बचने के लिए खुद को विशाल समुद्री घास में लपेट लेता है? पहला है सी ऑटर यानी समुद्री ऊदबिलाव, दूसरा है डॉल्फिन, तीसरा है ब्लू व्हेल और चौथा है शार्क। तो यह होता है सी ऑटर यानी समुद्री ऊदबिलाव। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। सी ऑटर प्रशांत महासागर के ठंडे पानी में रहता है। यह पानी की सतह पर पीठ के बल लेटकर सोता है। सोते समय पानी का बहाव उसे गहरे समुद्र में ना ले जाए, इसलिए वह समुद्र की तली से उगी हुई लंबी कैल्प नामक घास को अपने शरीर पर लपेट लेता है, जो एक प्राकृतिक एंकर का काम करती है। तो ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न, आधुनिक पर्यावरण अनुकूल आश्रयों में उपयोग किए जाने वाले पैसिव सोलर होम डिजाइन के पीछे का मूल सिद्धांत क्या है? पहला है बड़ी और बड़ी सौर बैटरी का उपयोग करना, दूसरा है बिना किसी मैकेनिकल उपकरण के केवल घर की बनावट और खिड़कियों में सूर्य की रोशनी और गर्मी का अधिकतम लाभ उठाना, तीसरा है पूरे घर में हीटर लगाना और चौथा है कंक्रीट की मोटाई बढ़ाना। तो इसमें आपका जो उत्तर है वह आपका बी विकल्प है।
बिना किसी मैकेनिकल उपकरणों के केवल घर की बनावट और खिड़कियों से सूर्य की गर्मी और रोशनी का अधिकतम लाभ उठाना। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 70 यानी 70 क्वेश्चन लिए थे। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इसके पहले जो 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें मैंने 2 टॉपिक कवर किए हैं। पहला वीडियो है परिवार और मित्र, जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित 50 प्रश्न लिए हैं। दूसरा है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, उससे संबंधित 50 प्रश्न लिए हैं। और आज मैंने 70 प्रश्न लिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।